आप देखिए, अब उस अगले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, बण विक्षेपण रहित विचलन। बण विक्षेपण की क्रिया नहीं होती है लेकिन विचलन की क्रिया होती है। लेकिन अब क्या पढ़ना है, विचलन रहित बण विक्षेपण। माने विचलन की क्रिया ना हो, उसमें विचलन की क्रिया हो रही थी, इसमें विचलन की क्रिया नहीं हो रही है लेकिन बण विक्षेपण की क्रिया हो रही है। उसमें देखो थोड़ा सा उल्टा है, इसमें समझना है। लगता है कि कभी कभी ये कहीं टॉपिक है लेकिन यहाँ पर फिर समझो। पहले टॉपिक में था बण विक्षेपण रहित विचलन, मतलब बण विक्षेपण की क्रिया नहीं हो रही थी, प्रकाश विभिन्न रंगों में नहीं बढ़ रही थी लेकिन विचलन की क्रिया हो रही थी। यहां पर क्या है, विचलन रहित बण विक्षेपण। विचलन की क्रिया हो रही है लेकिन बण विक्षेपण की क्रिया नहीं हो रही, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बण विक्षेपण रहित विचलन। तो इसमें सवाल यह है, बण विक्षेपण क्षमता क्या है, विचलन रहित बण विक्षेपण कैसे प्राप्त करना है। कहने का मतलब वहां पर कुल विचलन प्राप्त किए थे, अब आपको क्या करना है, कुल बण विक्षेपण प्राप्त करना है। वहां पर क्या प्राप्त किए थे, कुल विचलन। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो भिन्न पदार्थों के प्रिज्म लिए जाते हैं। इसमें भी क्या किया जाता है, दो भिन्न पदार्थों के प्रिज्म लिए जाते हैं जिनके अपवर्तक कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं। दो भिन्न पदार्थों के प्रिज्म लिए जाते हैं जिनके अपवर्तक कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक दूसरे को सटाकर इस प्रकार रखा जाता है कि एक का अपवर्तक कोण दूसरे के अपवर्तक कोण के विपरीत पड़े। एक का अपवर्तक कोण दूसरे के विपरीत पड़े। तो इस संयोग से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश की किरण जब दोनों प्रिज्मों के संयोग से होकर गुजरती है तो माध्य किरण में अर्थात पीली किरण में बिना विचलन के भी बण विक्षेपण प्राप्त किया जाता है। फिर समझो, यदि दो भिन्न पदार्थों के प्रिज्म जिनके अपवर्तक कोण भी एक दूसरे के भिन्न हों, एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों का अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत पड़े, तो माध्य किरण में बिना विचलन के भी बण विक्षेपण प्राप्त किया जाता है। इस संयोग को हम विचलन रहित बण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए फिगर में समझिए, यहां पर एक क्राउन कांच का प्रिज्म सी है जिसका अपवर्तक कोण ए है। एक फ्लिंट कांच का प्रिज्म एफ है जिनका अपवर्तक कोण ए है। दोनों को इस प्रकार रखा जाता है कि सी का अपवर्तक कोण ए ऊपर हो और प्रिज्म एफ का अपवर्तक कोण नीचे हो, माने दोनों का अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत हो। देखो श्वेत प्रकाश की किरण निकल रही है और यहां पर ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, ये वायलेट कलर है। जब इन दोनों से संयोग से गुजरती है तो ये देखो, ये तीनों किरण क्राउन कांच के आधार की ओर मुड़ रही है, लेकिन क्राउन कांच से जैसे ही फ्लैट कांच में जाएगी तो इसका आधार ऊपर है और इसका आधार जब ऊपर है तो तीनों किरण बाहर निकलेगी। तो इसमें इस तरह है, लेकिन बाहर निकलेगी तो क्या होगा, उल्टा सीधा क्यों हो जाएगी, आधार के सबसे नजदीक वायलेट किरण रहेगी। क्या होगा, आधार के सबसे, क्योंकि आधार ऊपर है तो ऊपर की तरफ वायलेट किरण है, बीच में क्या है, येलो किरण होगी और नीचे रेड किरण होगी। क्योंकि इस तरह जब हम प्रवाहित करते हैं तो एगो प्रिज्म से
तो वायलेट सबसे नीचे होता है और रेड सबसे क्या होता है, ऊपर होता है, और येलो क्या होता है, बीच में होता है। जब दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो इसका आधार ऊपर है, ये देख रहे हैं, ये आधार की तरफ है ना, तो इसका आधार ऊपर है, इसलिए वायलेट किरण क्या होगा, ऊपर रहेगी, और लाल किरण कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। यहाँ देख रहे हैं ना, वायलेट नीचे है, येलो बीच में है, रेड ऊपर है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगी तो आधार की तरफ वायलेट रहेगी, बीच में येलो रहेगा, और रेड क्या होगा, सबसे नीचे रहेगा। इतना बात समझ में आ गई। तब जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब देखो, अब मान लिया कि प्रिज्म सी के लिए लाल, पीले तथा बैगनी वर्ण के लिए, लाल, पीले तथा बैगनी वर्ण के लिए विचलन के कोण डेल्टा आर, डेल्टा तथा डेल्टा भी है। विचलन कोण को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। डेल्टा आर का मतलब हो गया रेड किरण के लिए विचलन, डेल्टा का सिंपल हो गया पीले किरण के लिए, और डेल्टा भी का मतलब होता है बैगनी रंग के लिए। इन रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, म्यू आर, मतलब लाल किरण के लिए अपवर्तनांक है, ये पीले किरण के लिए अपवर्तनांक है, और ये म्यू भी का मतलब होता है बैगनी किरण के लिए अपवर्तनांक। अब प्रिज्म एफ का जैसे ही लेंगे तो कुछ करना नहीं है, आपको सबके ऊपर डैश लगा देना है। प्रिज्म एफ के लिए ये राशियां डेल्टा आर डैश, डेल्टा डैश तथा डेल्टा भी डैश होगा, और क्रमशः म्यू आर डैश, म्यू डैश तथा म्यू भी डैश होगा। इतनी बात जो पिछले लगा रहा था उसी तरह इतना में रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसमें इस पर ध्यान देना है, परिभाषा पर ज्यादा ध्यान देना है। तब देखिए हम किस प्रकार इसका कुल वर्ण विक्षेपण, वहां पर कुल विचलन निकाले थे, यहाँ पर क्या होगा, कुल वर्ण विक्षेपण, यहाँ पर वहां पर कुल वर्ण विक्षेपण 0 किया गया था, यहाँ पर कुल विचलन 0 किया जाएगा। अब देखिए पहले नंबर हम क्या करेंगे, प्रिज्म सी द्वारा माध्य मतलब पीली किरण में विचलन निकाल लेंगे। माध्य किरण में विचलन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। और प्रिज्म एफ द्वारा माध्य किरण में विचलन जहां जहां डेल्टा है क्या करेंगे, डेल्टा डैश, म्यू की जगह पर म्यू डैश माइनस 1 इंटू कितना होगा ए डैश, क्योंकि उसको डैश के रूप में मान लिया गया है। कुल विचलन कितना हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, लेकिन शर्त के अनुसार डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये विचलन रहित है, हमने तो ले लिया है, लेकिन हम क्या कर देंगे 0, इसलिए करना है कि विचलन की क्रिया नहीं हो रही, हमको ए डैश का मान निकालना है। इसलिए म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इस साइड में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब ए डैश बराबर कितना होगा, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए बटा में म्यू डैश माइनस 1। इसको हम कितना ले लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे। अब देखिए प्रिज्म सी के लिए कोणीय बल विक्षेपण थीटा बराबर कितना होता है, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा भी का मान कितना होता है, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर का मान कितना होता है, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होता है, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होता है। और तब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों में एक कॉमन है, एक कॉमन निकालेंगे तो म्यू भी माइनस 1, आइए हो जाएगा माइनस, आइए टर्म क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, बहुत बार ही निकाला जा सकता है, तीसरा चौथा बार निकालना है। थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू 1। अब डायरेक्ट भी रख सकते हैं थीटा का मान, उसमें कोई सोचना उठना नहीं है। इसी प्रकार एफ प्रिज्म के लिए कितना आ जाएगा, थीटा डैश बराबर म्यू भी डैश
यहाँ पर म्यू भी है ना, तो म्यू भी डैश, यहाँ म्यू वर है ना, तो कितना रख देंगे, म्यू वर डैश रख देंगे। और तब क्या होगा, कुल बाण विक्षेपण देखिए, कुल बाण विक्षेपण कितना है, थीटा और थीटा डैश का मान हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इतना हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू वन इंटू ए प्लस म्यू बी डैश माइनस म्यू वन इंटू ए डैश। इसमें समीकरण 1 से ए डैश का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में माइनस है, ये क्या है, प्लस है इसका चिन्ह। तो माइनस प्लस माइनस कितना होगा, माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू वर डैश इंटू कितना होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए बटा में म्यू डैश माइनस 1। तो देखिए हम आगे कैसे निकल रहे हैं, इसको हल करके क्या करना है, थीटा प्लस थीटा डैश का हमको क्या करना है, मान निकाल लेना है। वहां तक तो हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इस किनारे वाला टर्म में बाबू म्यू माइनस 1 से गुना कर देंगे और म्यू माइनस 1 से भाग देंगे, केवल इतना टर्म में, ज्यादा टर्म में नहीं, क्योंकि बण विक्षेपण क्षमता को हमको सूत्र पर बैठाना है। म्यू माइनस 1 से गुना कर दिए और म्यू माइनस 1 से भाग दिए, ये तो जो के त्यों है। देखो ओमेगा बराबर प्रिज्म सी के लिए बण विक्षेपण क्षमता म्यू भी माइनस म्यू बार बटा में म्यू माइनस, इतना जो है, इतना जो चीज है वह क्या हो जाएगा, प्रिज्म सी के लिए बण विक्षेपण क्षमता हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्रिज्म एफ के लिए बण विक्षेपण क्षमता। और दोनों का मान हम क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे। तो कितना होगा, ओमेगा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए माइनस कितना होगा, ओमेगा डैश म्यू माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। थीटा प्लस थीटा डैश बराबर कितना, ओमेगा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए माइनस ओमेगा डैश म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। और देखिए म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन है और यहाँ पर म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन है, दोनों को बाहर निकालेंगे तो कोष्ठ के अंदर क्या बच जाएगा, म्यू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बचेगा, अतः इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, भारी चीज नहीं है, इसको बहुत आराम से आप लोग देख सकते हैं। इसको तैयार कर लीजिएगा, आराम से पढ़ाई पढ़ते रहिएगा। अभी कोरोना का संक्रमण हमारे देश में बाबू तेजी से बढ़ रहा है। अभी क्लास खुलेगा कि नहीं खुलेगा कुछ कहा जा नहीं सकता है। जैसे ही आप लोगों को हम लोगों के पास सूचना आएगी, आप लोगों को खबर कर दिया जाएगा। तब तक आराम से आप लोग अपने यहाँ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आराम से रहिए। इस समय इस बीमारी से बचना जरूरी है। जो थोड़ा मोड़ा आपके बस से बचते हुए काम है उसको करते रहना है, लेकिन इसमें किसी का बस वस नहीं है बाबू। इसमें आराम से रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही एक सत्य है, दूसरा कोई चीज नहीं है।